नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 की अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आपको किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सिर्फ 2024 में नहीं, ये वाली जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ टाइम की हैबिट होनी चाहिए। यानी ये कुछ बातें हैं जो आपके माइंड को पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में हो जाती हैं वो ना हो और हम इजीली और एफर्टलेसली अपनी सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो यही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में, जो मैं मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में हमेशा से ध्यान रखता हूं और हमेशा इसके बारे में ध्यान रखूंगा। जिसमें से सबसे पहली बात ये है जो अब्राहम कहती हैं, वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। यानी जब भी आपके मन में कोई ख्याल आता है कि मुझे ये चीज़ मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, तो वो यूनिवर्स की तरफ से हमें उसी वक्त मिल जाती है। यानी एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता उस चीज़ को यूनिवर्स को हमारी लाइफ में देने के लिए। लेकिन होता बस ये है कि जब हम डिज़ायर करते हैं तो हमारी डिज़ायर एक वोटेक्स के फॉर्म में रियलिटी बनती है, और फिर जब हम अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में ले आते हैं अपने डिज़ायर के, तो वोटेक्स में रखी वो चीज़ हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। और जब हम कोई डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में, तो कई बार हमें डाउट होने लगता है कि क्या हमने बहुत ज़्यादा बड़ा मांग लिया यूनिवर्स से, या कई बार लगता है कि ये चीज़ लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। क्या ये हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। इन्हीं उलझनों में रहकर हम अपनी डिज़ायर को अपने आप से और ज़्यादा दूर करते जाते हैं, जबकि हमने तो जब भी मांगा यूनिवर्स ने उसी वक्त वो चीज़ हमें दे दी। तो इसीलिए अपने डिज़ायर को लेकर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए इस बात का कि क्या वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप वो डिज़र्व करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपने जब मांगा था यूनिवर्स ने उसी वक्त आपको दे दिया। और जितना माइंड उलझता जाता है उस चीज़ के आपके लाइफ में ना होने से, उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और वो डिज़ायर आपसे दूर रहती है। इसीलिए ये सवाल ही नहीं कभी आना चाहिए कि क्या ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपके मन में वो डिज़ायर दी है तो उसे पूरा करने की पूरी क्षमता भी आपको दी है। तो अगर ये रेजिस्टेंस आपको परेशान करती है कि वो चीज़ आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, या वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या जो भी डिज़ायर के अगेंस्ट आपके थॉट्स आते हैं, उनको आप इस सेंटेंस से एफर्मेशन की तरह बोलकर ठीक कर सकते हो कि वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को यूनिवर्स से मांगेंगे, यूनिवर्स वो चीज़ उसी वक्त हमें दे देगा। और दूसरी बात जो अब्राहम कहती है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो ये है कि कभी भी सही और गलत में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सही गलत से बेहतर होता है अपने आप को इस तरीके से देखना कि क्या चीज़ आपको खुशी देती है। यानी खुश रहना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि क्या वो चीज़ सही है या क्या वो चीज़ गलत है। क्योंकि सही और गलत आपके माइंड में आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। आप किसी चीज़ को सही मानते हो, आप किसी चीज़ को गलत मानते हो, लेकिन उस बीच में आपकी डिज़ायर कई बार छूट जाती है। और इस चीज़ को इस तरह से मानकर आपको चलना चाहिए कि आपकी जो भी डिज़ायर है पूरी यूनिवर्स ने करनी है, तो उसको छोड़ भी दो यूनिवर्स पे। क्योंकि जब आप खुश रहने का चयन करते हो तो आप अलाइनमेंट क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, और अलाइनमेंट से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, और अलाइनमेंट की फीलिंग होती है हैप्पीनेस की। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी का कुछ नुकसान करके, किसी से कुछ गलत करके आप अपने अंदर भी कभी खुश फील नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो अगर आप अलाइनमेंट पे फोकस करते हो और अपने सिर्फ हैप्पीनेस पे फोकस करते हो, तो आप हमेशा सही ही रहते हो। तो ये गलत होने के डर से भी आप निकल जाते हो, और सही गलत के डिफरेंस से भी आप पूरी तरह से निकल जाते हो। तीसरी चीज़ जो अब्राहम कहती है और मैं उसे फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में, वो ये है, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को कभी भी जज नहीं करना। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस को भी हम अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। यानी हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारा माइंड बोलता है, तो हर जगह में वो चीज़ों को भी देखता है। जो चीज़ उसे सही लगती है उसे वो अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो उन चीज़ों को, उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है जो उन्हें नापसंद होते हैं। और जैसा कि अब्राहम कहती हैं कि यूनिवर्स कभी भी ना में नहीं सुनता, यूनिवर्स हमेशा हाँ में सुनता है। अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो और कहते हो अच्छा है, तो उसे आप अपनी वाइब्रेशन में ऐड करते हो और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। सेम उसी तरह से जब आप किसी गलत चीज़ को देखकर क्रिटिसाइज़ करते हो, तो इसका मतलब यही यूनिवर्स समझता है कि ये चीज़ आपको नहीं पसंद है, लेकिन स्टिल आपको आपकी लाइफ में चाहिए। तो उसी तरह की रेजिस्टेंस को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो यहाँ पर डिसीजन ये आता है कि सही को सही बोलिए, गलत के से दूर ही रहिए। अब्राहम ये नहीं कहती कि आप गलत चीज़ को सही बोलो। जो आपको मॉरली लगता हो गलत है, उससे दूर ही रहो, उसके बारे में भी मन में ख्याल मत लाओ। जो चीज़ें आपको अपने अराउंड अच्छी लगती है, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं,
सिर्फ उन्हीं की तारीफ करो। इससे क्या है, आप अपनी वाइब्रेशन को नेचुरली बढ़ा पाते हो, क्योंकि आप उन चीज़ों की तारीफ कर रहे हो जो आपको सच में पसंद है। वहाँ पर फेक इमोशंस क्रिएट नहीं होते। फेक चीज़ों को देखकर आप सही नहीं बोलने की कोशिश करते, वो सही होती हैं तभी आप बोलते हो। और जो आप गलत वाले से ध्यान हटाना शुरू कर देते हो, जो आपको लगता है गलत है, उसके बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करते हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना मतलब अपनी लाइफ में इन्विटेशन देना उस चीज़ के। तो ये हैबिट जब आप डेवलप करते हो तो आपका जजमेंटल बिहेवियर कम होने लगता है, क्योंकि कई बार आप रेजिस्टेंस में भी जाकर अलाइनमेंट में आते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कंट्रास्ट देखते हो। तो उस कंट्रास्ट में आपको पता चलता है आपकी डिज़ायर क्या है। तो कई बार आपको लगेगा कि आपके अराउंड लोग गलत है, तो उनको जज ना करके सिर्फ आप ये देखने की कोशिश करो कि यूनिवर्स हर किसी को गाइड करता है, इनर बीइंग हर किसी के पास है, उन्हें उनका इनर बीइंग जरूर गाइड कर देगा। और मुझे इस जगह पे सोचने की या क्रिटिसिज्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में फिर रेजिस्टेंस लेकर आएगी। ऐसे में क्या है कि आपको यह पता रहेगा कि यूनिवर्स हर किसी को गाइड करता है, तो वहाँ से आपका रेजिस्टेंस हट जाएगा। और प्लस आप किसी को जज नहीं करोगे, तो वो चीज़ सही और गलत के पैटर्न में घुसने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। और एक चौथी चीज़ जो अब्राहम कहती है और मैं अपनी लाइफ में उसे फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा, और वो है सेल्फिश होना, यानी अपनी वाइब्रेशंस को लेकर सेल्फिश होना, कि मैं हैप्पी फील करता हूँ या मैं बुरा फील करता हूँ, दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। आप किसी दूसरे पर्सन को लॉन्ग टर्म पर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है किसी दूसरे पर्सन की वजह से है। जब आप शुरू में अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा रहे होते हो तो ब्लेम आपका निकलता है, आप ब्लेम करते भी हो, लेकिन उस ब्लेम को आप टेम्पररी उस सिचुएशन से निकलने के लिए करते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। आपकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर आपको इतना सेल्फिश होना होगा कि कोई दूसरा पर्सन उसे बिगाड़ ना सके। क्योंकि कई बार आप अलाइनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आकर आपको कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने लगती है। और अब ये बात बोलते बोलते मैं इस चीज़ को मेरे लिए भी एक मैसेज की तरह ही देखूंगा कि मैं भी इस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करूँ कि मुझे मेरी वाइब्रेशंस को लेकर मोस्टली सेल्फिश रहना है, ताकि मैं इस जिम्मेदारी को समझ पाऊँ पूरी तरह से कि मेरी लाइफ में जो भी होता है अच्छा या बुरा, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। इस तरह से आप इस जगह से बाहर निकल पाते हो। मैं ऑलमोस्ट अगर देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन स्टिल माइंड कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो कई बार ब्लेमिंग वाली सिचुएशंस भी आ जाती हैं। हर बार आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी पूरी फीलिंग्स की। और एक छठी चीज़ जो है, जो अब्राहम कहती है और मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अपने डिज़ायर से थोड़ा डिटैचमेंट लेकर हम फोकस करें अपनी अलाइनमेंट को बढ़ाने में, क्योंकि डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन होती है अलाइनमेंट से। लेकिन जब आप किसी प्रोसेस को, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हो तो कई बार रेजिस्टेंस इसकी वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि चेंजेस इमीडिएटली आपकी लाइफ में नहीं आते, क्योंकि माइंड एक पैटर्न में ऑलरेडी चल रहा होता है। वो पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक न्यू मैनिफेस्टेशन नहीं आ सकती। ऐसे में ये होता है कि जब आप किसी प्रोसेस को करने लगते हो और उसका रीज़न ये होता है कि उससे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो चेंजेस ना दिखने की वजह से फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा। जबकि देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो परफेक्टली काम कर रहा है। आप फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में और सिचुएशन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली आ जा रही है। आप बोल रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा और चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा अपोजिट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो कर रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, आपसे अपोजिट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोसेस को करें तो उसका इंटेंशन ये रखें उस प्रोसेस से अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी अलाइनमेंट को क्रिएट करने का, और उसको एक रूटीन के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे करने का, ताकि आप एक न्यू हैबिट बना पाए और अलाइनमेंट की हैबिट बना पाए। क्योंकि अलाइनमेंट में आप आना सीख जाओ और अलाइनमेंट को आप मेंटेन करना सीख जाओ तो आपकी लाइफ की सारी मैनिफेस्टेशन होनी ही होनी है, क्योंकि तरीका यही है मैनिफेस्ट करने का। अब चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट करो आपको यही करना होगा। और डिज़ायर्स का अगर देखा जाए तो डिज़ायर्स तो कई सारी होंगी। आज अगर आप एक मैनिफेस्ट कर लो, कल को 10 डिज़ायर होंगी, वो मैनिफेस्ट कर लो, परसों को 100 होंगी। तो डिज़ायर्स तो आपकी हमेशा बढ़ती जाएंगी। तो हर एक डिज़ायर को लेकर मैनिफेस्ट करने के लिए आप अलग अलग प्रोसेस नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जितना आप टाइम लेते हो किसी चीज़ को करने में, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होते हो, उतना इरिटेट होते हो।
और जितना आप चीज़ें कम रखते हो आप उतना इजीली उनको कंप्लीट कर लेते हो। यानी अगर आप टेक्निक्स भी करते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जैसे मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो 15 मिनट काफ़ी है, उसके साथ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख लो, वो भी आपको लिखने में 15 मिनट लगेंगे, तो पूरे दिन के आधे घंटे का काम इतना काफ़ी है। और बस अपनी नॉलेज को गेन करते जाओ, जो कि आपको अब्राहम की टीचिंग से ही सबसे ज़्यादा मिल जाएंगी अगर आप उनको फॉलो करते हो तो। क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो जब से मैं अब्राहम को फॉलो कर रहा हूँ मैंने बाकी टीचर्स को सुनना ही छोड़ दिया। अगर मैं सुनता भी हूँ तो अपनी खुशी से सुनता हूँ, ना कि कुछ सीखने के लिए सुनता हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ जानना हो, कुछ सीखना हो, वो चीज़ मेरे अराउंड आ जाती है, मुझे पता चल जाता है कि वो चीज़ मेरे लिए आ गई है, अब मुझे वही करना है। तो किसी चीज़ का डर नहीं रह जाता कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब चाहिए होगी तब मेरे पास आ जाएगी। और माइंड को अननेसेसरी चीज़ों से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है मेरी टीचर अब्राहम है और अब्राहम मेरी सभी मैनिफेस्टेशन के लिए अकेली काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो जिसका मुझे आंसर चाहिए हो, अब्राहम के पास हर वो आंसर है। और मेरे माइंड में ये बिलीफ धीरे धीरे बनता गया है और स्ट्रांग होता गया है कि अब्राहम ने कहा है ये चीज़ करनी है तो करनी है, अब्राहम ने कहा है ऐसा करने से ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है तो 100% होने वाली है। और अब्राहम के प्रोसेसेस भी बहुत ज़्यादा ईजी है। प्लस आप अब्राहम की टीचिंग्स को देखोगे तो अब्राहम आपको अपनी मर्जी का मालिक बना देती है। यानी आप घातक के सन्नी देओल की तरह बन जाते हो। यह मजदूर का हत्या लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है। तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। मर्द बनने का इतना शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। अगर आपने घातक मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि उस बस्ती में पूरा अकेला सनी देओल ही होता है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो किसी की नहीं सुनता है, किसी से नहीं डरता है। तो अब्राहम की टीचिंग्स आपको इस तरह का बना देती है। और ये वॉइस एआई के सन्नी देओल की वॉइस नहीं थी, ये मेरी पर्सनल मिमिक्री थी। आपको ये मिमिक्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।